हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, 80+ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे आगामी एग्जाम 9 अप्रैल को जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो प्राचीन भारत है हमारा, प्राचीन भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में होता है? तो ये होता है हमारा ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, ताम्र पाषाण युग में क्या होता है? तांबे का पहली बार उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? ये होता है हमारा, कहां पर होता है? ये होता है राजगीर में। ठीक है, राजगीर में क्या होता है? पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? तो ये किसका नाम था? ये था मौर्य सम्राट अशोक का। ठीक है, जो अशोक थे इनका नाम था देवानाम पियदस्सी। ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? जो पंचतंत्र की कथाएं थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं का जो वर्णन हमें मिलता है ये लगभग 55+ भाषाओं में इसका क्या हुआ है? ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, 55+ भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें से बेसिकली 40 भाषाएं तो क्या है? विदेशी भाषाएं हैं और 15+ भाषाएं क्या हैं? भारत की भाषाएं हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये कितनी फेमस बुक होगी। ठीक है, पंचतंत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश दिया था ये किस में दिया था? ये दिया था धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, जो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा था इसमें दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन था। तो ये था समुद्रगुप्त के। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में बात करें, इसको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त ने क्या करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 430 से लेकर 470 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करने हैं, कुमारगुप्त और इसका समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त होता है? ये होता है निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो ये थी कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे पहली राजधानी थी इनकी कन्नौज, जो थानेश्वर की स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? जो हड़प्पा सभ्यता में एक क्या हुआ है? डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी। तो उसको बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो सिंधु सभ्यता हुई थी उसमें घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं सुद्धकोदता से। ठीक है, सुद्धकोदता से मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खोज किसने की थी? जो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल, इसकी खोज किसने करी थी? ये करी थी SR राव ने। ठीक है, SR राव ने क्या करी थी? एक हिस्सा था लोथल, इसकी खोज करी थी। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए, इनमें से कौन सा कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो पहला कथन देखिए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला इसको बोला जाता है मोहनजोदड़ो को, मतलब माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का कौन सा ऐसा नगर था जो क्या था? 3 भागों में विभाजित था। तो ये हो जाएगा हमारा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा क्या था? 3 भागों में विभाजित था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो जो महाजनी प्रथा थी इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है हमारा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो गाइज देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली ये जो यूपीपीएससी होता है या फिर यूपी ट्रिपल एससी होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी क्या करता है ना, आजकल यूके पीएससी भी यहीं से क्वेश्चंस उठाता है। ठीक है, ये क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सेंटर एग्जाम्स से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, डैश के ब्राह्मण हैं। तो ये किसके हैं? ये हैं हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन उपवेद नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा उपवेद नहीं है। जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद ये सब क्या है? ये उपवेद है। ठीक है, जितने हमारे वेद होते हैं उनके, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, इनके उपवेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद इसको माना जाता है, तो इसमें जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? ये है सावित्री। ठीक है, सावित्री को समर्पित है। फिर है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? जो महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी ये कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ये लड़ी थी पूरे 18 दिनों तक। ठीक है, फिर है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी नामक एक महिला थी ये किनकी पत्नी थी? तो ये थी भरत की पत्नी। ठीक है, भरत की पत्नी थी मांडवी। फिर देखिए, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक है, इनको बोला जाता है ब्राह्मण। फिर है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है? ये है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, फिर देखिए, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जो वैदिक देवता इंद्र हैं ये किसके देवता हैं? ये हैं वर्षा व चक्रवात के देवता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो पंचगव्य होता है इसमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसमें तुलसी सम्मिलित नहीं किया जाता, बाकी गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर ये पंचगव्य में सम्मिलित किया जाता है। फिर देखिए, नागार्जुन कौन थे? ठीक है, तो नागार्जुन कौन थे? बेसिकली ये होते थे एक बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी क्या है? विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन हुआ करते थे? ये थे जीवक। ठीक है, जीवक नामक पुत्र थे, जो जीवक नामक क्या थे? चिकित्सक थे, जो राजा बिंबिसार के दरबार में थे और बुद्ध के निजी चिकित्सक इनको माना जाता था। बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? ठीक है, तो कब रखी थी? सारनाथ में इन्होंने आधारशिला रखी थी। फिर है, बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। इनका परिनिर्वाण होता है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में बुद्ध का परिनिर्वाण हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु वहां पर हो जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? तो निरंजना नदी के किनारे था बोध गया। ठीक है, जहां पर बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया वृक्ष के नीचे। फिर है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है, क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो पाली में क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं होगा? तो देखिए, अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक, ये क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, लेकिन जो उपासका पिटक है ये पिटक में नहीं आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इनको जाना जाने लगा बुद्ध के रूप में। ठीक है, गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? जो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? सारनाथ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। फिर है,
उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्कपवनतसुत्त धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, जिसको बोला जाए धम्मचक्कपवनतसुत्त, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कैवल्य का अर्थ इनमें से क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंगी की राजधानी थी तोसली, ठीक है, तोसली इनकी राजधानी हुआ करती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है, तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है, ठीक है। अशोक के कितने शिलालेख हैं? बेसिकली इनके 14 शिलालेख है, ठीक है, 14 शिलालेख हैं, जिनमें से एक शिलालेख उत्तराखंड के कालसी में स्थित है, ठीक है। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव क्या थे? पहले जैन तीर्थकर थे। इनके कितने तीर्थकर होते हैं? 24 तीर्थकर होते हैं, ठीक है। अंतिम और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर थे, तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये थे महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न यानी 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो ये क्या है? ठीक है, तो जो त्रिरत्न होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये करता है 13वां शिलालेख, जो इसका क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो जो मेगास्थनी थे ये ग्रीस से आए थे और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है, ठीक है। फिर है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देवनाम प्रिय बोला जाता था अशोक को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाखादत्त द्वारा निम्नलिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जो मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है इसकी रचना की थी विशाखादत्त ने, तो ये कौन सी भाषा में है? यह है संस्कृत भाषा में। फिर देखिए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है पूछा है, तो ये नहीं किया गया है शाहबाजगढ़ी में, ठीक है। शाहबाजगढ़ी में क्या नहीं किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इनके साम्राज्य के अधीन कौन सा नहीं था? कामरूप नहीं था। बाकी कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक ये सब क्या थे? अशोक के साम्राज्य के अधीन थे, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है स्तंभ। जो मौर्य काल में स्तंभ लेख थे ये काफी माने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश एक स्तंभ पर था, तो किस पे था? सारनाथ के एक स्तंभ पर स्थित था सिंह चतुर्मुख, ठीक है। फिर है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी, तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी हमारा कृषि अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ठीक है। फिर है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर कब पहुंची? जो मथुरा कला स्कूल है ये अपने शिखर पर, अपने सर्वोत्तम ऊंचाई पर कब पहुंची थी? ये पहुंची थी कुषाण काल में, ठीक है। फिर है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो ये थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ये रहता था चरक, ठीक है। चरक क्या थे? एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है, जो बेसिकली किससे होता है? ये होता है हमारा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटिलपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए, उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम ऑप्शन है। दूसरा है, राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। चौथा दिया है, पतंजलि
पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे? तो इनके राजवंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश। ठीक है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये शुंग राजवंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने, जो कहाँ लिखी है? कण्वाश्रम में लिखी है। ठीक है, कण्वाश्रम कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और ये कण्वाश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है ये बेसिकली राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। ठीक है, शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें राजा भरत के बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे वो कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे? चाणक्य के अन्य नाम थे, चाणक्य थे, कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो 5 इंडीज में कौन कौन आते हैं? पंजाब आता है, कन्नौज आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है और उड़ीसा आता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? जो खगोलविद थे वराह मिहिर और कवि कालिदास थे, ये किसके दरबार के हिस्से थे? ये थे विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जब वो कन्नौज का शासक बना उससे पूर्व वो कहाँ का शासक था? ये था थानेश्वर का शासक। ठीक है, थानेश्वर इसकी राजधानी भी हुआ करती थी पहले। फिर देखिए कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो इनमें से देखिए कुषाण कहाँ के निवासी थे? ये थे मध्य एशिया के। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे कुषाण। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है तमिल साहित्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है जो ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहते थे? इसको बोला जाता था पल्ली वच्छांदम। ठीक है, पल्ली वच्छांदम बोला जाता था, जो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को क्या दिए गए थे? दान में भूमि दी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका में। भीमबेटका में क्या है? काफी गुफा चित्रकारी की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो तक्षशिला किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो तक्षशिला स्थित होता था हमारा सिंधु और झेलम नदी के मध्य में। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित था तक्षशिला शहर। फिर अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो जो इंडिका है, इंडिका किसने लिखी है? ये लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो पूछा गया है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन होते थे? ये होते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, इनको बोला जाता था धन्वंतरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है? जो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा। तो देखिए एडी 1709 में क्या है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। एडी 78 में शक संवत की शुरुआत होती है। फिर है बीसी 261 में कलिंग का युद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती है, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो इनमें से बताना है कौन किस क्रम में भारत आए। टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग, इनमें से सर्वप्रथम कौन आया था? फाहियान आया था सर्वप्रथम भारत, फिर आए थे ह्वेनसांग, फिर लास्ट में आते हैं टॉमस रो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं? तो विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहे हैं ये मूर्ति कलाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है खजुराहे जो मूर्ति कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ये थे गाइस आज के 78 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंसाइंट हिस्ट्री से। इसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।